कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई, बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया। अगर बात करेंगे तो कौम के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे, और जो बात होगी तो छुपी छुपाई नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आपके सामने सबके सामने खुल के होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट ड्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान की सियासत में पिछले 10 साल में हमने सड़कों की पॉलिटिक्स को बहुत बड़े नंबर में होते हुए देखा है और उससे हमेशा आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात दरपेश होती हैं। लेकिन साथ साथ ये कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जिसमें गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब को नामज़द किया गया है। वो और बात है कि बैरिस्टर गौहर ने इसकी तरदीद कर दी है और कहा है कि फ़िलहाल मुज़ाकरात का कोई प्लान जो है वो तश्कील नहीं पाया। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती है और सड़कों की सियासत नहीं करती तो फिर वो किन टर्म्स पे होंगे, वो किससे किए जाएंगे और उसमें शराइत क्या होंगी, क्योंकि अगर उनकी तरफ से मुतालबा ही ये है कि जो मैंडेट फ़िलवक्त जो हुकूमत पाकिस्तान में है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वो जाली है और चोरी का मैंडेट है, तो फिर किस तरह से ये नेगोशिएट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे और सियासी प्लेयर्स जो हैं वो इर्रेलेवेंट हैं, तो इसमें फिर सियासी जमातें क्या हल निकाल सकती हैं। और एक और जो चैलेंज हुकूमत के लिए हो सकता है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये बयान है कि वो मार्च करेंगे और फ़िलहाल मुज़ाकरात के मूड में वो दिखाई नहीं दे रहे, वो कैसे मैनेज होगा। और साथ साथ ये कि नून लीग के अंदर जो तब्दीली आ रही है, चूँकि हमने देखा कि वफाक में राना सनाउल्लाह साहब को लेकर आया गया, इससे पहले डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर इसहाक डार साहब को लाया गया, तो क्या ये नवाज़ शरीफ साहब का जो फैक्शन है एलिजिडली जो कहा जाता है नून लीग में एग्जिस्ट करता है, वो रिक्लेम कर रहा है अपने आप को, या रूटीन की तब्दीलियाँ हैं हुकूमती ढांचे में। इस सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पैनल हमारे मौजूद है, इरशाद भट्टी साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। साथ साथ आमिर ज़ियाद साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार हैं। और अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करें, आज 2 ख़बरें हमने सुनी हैं। पहली ये है कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, ये कहना है जी बैरिस्टर गौहर साहब का। दूसरी खबर यह है कि पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर हामी भर ली है। अब आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रैटेजी है या फिर लीडरशिप का बहरान है तहरीक इंसाफ के अंदर के एक पेज के ऊपर मुज़ाकरात के हवाले से वो लग ही नहीं रहे? मुझे ऐसा लगता है भाईजान के एक तो तहरीक इंसाफ का अगर पस मंज़र देखें, शुरू से देखें, तो तहरीक इंसाफ का अप्रैल 1996 से लेकर अब तक 28 साल तहरीक इंसाफ का एक मसला है उनका तंजीमी ढांचा, कभी भी ये इतना मजबूत नहीं रहा। दूसरा, आपसी गिरोहबंदियाँ, आपस के इख्तलाफात हमेशा रहे। तीसरा, बहुत सारे डिसीजंस पर, बहुत सारे फैसलों पर, बहुत सारी चीज़ों पर हर एक की राय रही और ये हमेशा से रही। और चौथा, अब जो एक खसूसी हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2-2.5 सालों से एक मुसलसल आजमाइश में है और मुसलसल परेशानियों में है और बका की जंग लड़ती हुई आ रही है। हर स्टेप पे उसे एक पुल सरात का सामना होता है। तो उसमें इमरान खान अंदर हैं और उसमें अब एक ऐड ऑन हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है और जो 80% तहरीक इंसाफ के लोग थे वो निकल चुके हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, नए लोग आ चुके हैं। इमरान खान जेल में है, वाइस चेयरमैन शाह कुरैशी जेल में है, परवेज इलाही जेल में है। लिहाजा एक वो भी इसमें ऐड ऑन होता है कि जब मेन जो उनकी क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो बर वक्त मौजूद नहीं होती और बहुत सारे मामलात पर चूंकि आपस में होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शेर अफजल मरवत हैं और नियाजी उमैर नियाजी, या वो जो हैं शेर अफजल मरवत हैं, शुएब शहीन हैं, शेर अफजल मरवत हैं, शिबली फराज हैं, या बैरिस्टर गौहर एक ग्रुप है, या उमर अयूब ग्रुप है, या जो वकला बामुकाबला तहरीक इंसाफ के सियासतदान ग्रुप हैं। वकला कह रहे हैं कि हमने उस वक्त तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा जब आप सारे तितर बितर हो चुके थे, और सियासतदान कह रहे हैं कि आपकी बिल्कुल बात ठीक है लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, तो आप MNA भी बन गए, आपने फ़ायदे भी लिए हैं, तो अब हमें भी मुशावरत में शामिल करें। तो ये जो चीज़ें ऐड ऑन है, फिर एक सुना जा रहा अलीमा खान ग्रुप है, एक बुशरा बीबी ग्रुप है, एक हामिद खान ग्रुप है। तो ये चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं
तो एक वो कन्फ्यूजन भी होती है, बेयकीनी भी होती है, मीडिया में आने का शौक भी होता है, मैं इमरान खान के करीब हूं ये भी होता है, और फिर ये भी होता है कि यस असल खबर मेरे पास है। और जो भी तरीके इंसाफ का, और बहुत सारे मामलात में पिछले 12 एक तकरीबन मैं सोच रहा था कि 12 ऐसे मामलात हैं जिनमें तरीके इंसाफ ने कहा कुछ, हुआ कुछ, या असल बात कुछ थी और निकली कुछ। तो इसलिए ये एक इसको स्ट्रेटजी तो नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि एक तो मुश्किल वक्त है, जाहिर है। अब इमरान खान ने जाहिर है, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, वो फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उसके लिए शिबली फराज, उमर अयूब और गंडापुर पर मुश्तमिल कमेटी बन चुकी है। और एक और एड ऑन है, मैं माज़रत चाहता हूँ लंबी बात होने में, एक और एड ऑन है, वो है एक दूसरे को मशकूक समझना। ये भी तरीके इंसाफ में, तरीके इंसाफ का आपस में उनका कहना है कि हमारे अंदर कुछ रॉन्ग नंबर्स दाखिल कर दिए गए, कुछ ट्रस्ट नहीं कर रहे, जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। हाँ, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट भी है। ठीक, लेकिन बहरहाल फैसला इमरान खान का होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो चीजें बन रही हैं और जुड़ रही हैं, तरीके इंसाफ सियासी जमातों से, खासतौर पर 2 बड़ी जमातों से मुज़ाकरात करेगी। फौज से वो पहले दिन से मुज़ाकरात करना चाहती है। अलबत्ता जो उधर से रिस्पॉन्स आया है इनडायरेक्ट, वो है मशरूत, और वो शर्तें इमरान खान नहीं, ठीक है, वो शर्तें कबूल नहीं है उनको। अंबर, आप भी यही समझती हैं? क्योंकि एक तरफ पीटीआई ने कहा कि ये 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, दूसरी तरफ उसको डिनाई भी कर दिया। अब अगर मुज़ाकरात हो भी जाएं और कल को ये जो मल्टीपल ग्रुप्स जो भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस कर लें, वो कहें कि हमारी राय शामिल नहीं है इसमें, तो कंसेंसस कैसे होगा किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे जो ये सारी जमात करने जा रही है आगे? जी मुज़म्मिल, मैं ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भट्टी साहब ने भी ये कह दिया है, और मैं भी इसको बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात समझती है। जो दीगर सियासी जमातें हैं, चाहे उनकी जितना वोट बैंक हो, छोटा ज्यादा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि क्योंकि वो मकबूलियत ज्यादा है, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, और जब कम भी थी तब भी वाहिद सियासी जमात समझती थी जो इस काबिल है कि फौज के साथ डील भी करे, या बातचीत भी करे, या लड़ाई भी करे। तो मेरे ख्याल में कि जो भी ये जो आप इबाम देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, मैं तो स्ट्रैटेजीज को कहूंगी नहीं, क्योंकि इस वक्त ये ऐसी सियासी जमात बन चुकी है जो अब शुक्र है कि अपोजिशन में बैठी हुई है, लेकिन अब वो स्ट्रीट पावर भी वो नजर नहीं आ रहा, कमजोर दिखती आ रही है, और फैसला साजी मजीद कमजोर दिखता आ रहा है। तो इस वक्त स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही है जो ये बार बार कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब को छुड़ाना है, जेल से निकलवाना है, और हम फौज के साथ बातचीत करेंगे ताकि हम ताकत में आए। तो बाकी जितने भी इदारे हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो इन दोनों पावर सेंटर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तासुर है, उनके दरमियान घूमते हैं। दे आर एक्सपेंडेबल या उनको इरेलेवेंट। तो ये समझने की जरूरत है। अगर कोई बात भी करता है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उसको हम संजीदगी से ले ही नहीं सकते। सो मेरे तो मुख्तसर ये बात है, क्योंकि भट्टी साहब ने काफी लंबी इस पे गुफ्तगू कर ली है, बट आई रियली थिंक सिंपली बिकॉज doesn't see any other political players in the game. सही। तो आपको ये लगता है कि जो चैलेंज है उनके लिए वो यही डिसइंटीग्रेशन है। लेकिन आमिर साहब, ये एक तरफ कहा जाता है कि नून लीग अपनी बका की जंग लड़ रही है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक ऐसा मैंडेट बनाया जो कमज़ोर है, फिर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत का भी सारा मलबा उनके ऊपर गिरा। अब जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि पीटीआई को भी बका की एक जंग का सामना है, आप समझते हैं कि ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स का इमर्ज कर जाना है इस पार्टी से, ये इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कर सकती है तहरीक इंसाफ के लिए कि कल को उनकी पार्टी को एक समत में ले जाना मुश्किल हो जाए, चैलेंज बन जाए? देखिए, भट्टी साहब ने 7-8 नुकात पेश किए, और मैं अमूमी तौर पर उन तमाम नुकात से मुत्तफिक हूं। बड़े उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की थी। अब 2-3 हमारे सामने अहम सवाल है जो आपने किया कि क्या ये वाकई इनकी बका का सवाल है। देखिए, फैक्शनिज्म इस पार्टी में है, लेकिन इस पार्टी की जो मकबूल पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो उसके चेयरमैन की वजह से, इमरान खान की वजह से है। तो जब तक वो वाला खूंटा उनका मजबूत है, वो जेल में हो, जेल से बाहर हो, फिलहाल जेल में है, तो उनकी जो एक पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। तो वो उसमें फिर बाकी लोगों का आने जाने से फर्क नहीं पड़ता।
इमरान खान अगर हैं तो ठीक है, उनकी पार्टी भी है और एक बहुत बड़ा फैन क्लब है कि उसके अंदर वो जो बिल्कुल सही कहा कि जी तंजीमी ढांचा उस तरह से नहीं है जैसे जमात इस्लामी में आपने भी फैन क्लब कह दिया है ना। तो फैन क्लब, देखिए फैन तो इमरान, ये तो मानना पड़ेगा ना कि फैन क्लब है, चाहने वाले उनके, और वो बहुत मतलब है उन्होंने साबित किया 2024 के इंतखाबात में साबित किया। तो वाकई बतौर पार्टी उसका तंजीमी ढांचा कमजोर है और जाहिर है उसकी वजह भी हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखिए बतौर सहाफी सवाल हमें बनता है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। जाहिर है जो पार्टी पिछले इतने 2-2.5 बरस से मुसलसल दबाव का शिकार है और उसकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है, बिल्कुल अलग बहस है, लेकिन हो रहा है, तो उसमें इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल इम्कान है। अच्छा, दूसरी जो अहम बात यह है कि पीटीआई नहीं बल्कि तमाम हमारी जो पावर प्ले में पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तमाम की तमाम फौज के साथ जो है वो डील करती आई हैं और करना चाहती हैं और डील को बरकरार रखना चाहती हैं। पीटीआई की मासूमियत, नादानी, ना तजुर्बेकारी, जो भी आप इसके लिए अच्छा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो ये कि उसका बरमला इजहार कर देती है। वो कहती है कि जी हम तो, उन्हें पता है कि जी इनसे हमें बात करनी है, ये मतलब है पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म मजबूत कुव्वत है और अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को साथ मिलकर चलना चाहिए। अब अमूमी तौर पे जब ये लोग एक सफ़े पे थे, हमने उस सफ़े को टूटते हुए देखा, फटते हुए देखा, वो एक अलग बहस है। ठीक है, आमिर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। भट्टी साहब, ये जो बात आमिर साहब ने की है, अब हमने पीटीआई का एक आइडियलिज्म देखा है जब उनका दौर भी था हुकूमत में 2018 के बाद। हमें ये बताया गया कि वो मीर जाफ़र, मीर सादिक की सदाएं भी बुलंद की गई जलसों के अंदर। ये भी कहा गया कि ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर मौत होती है। ये भी कहा गया कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट से करना कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट इनिशिएटिव है? क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट एरियनिज़म को जितना आम आवाम समझती है वो तो यही है कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको माइनस किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो बात ही उनसे हो रही है। पहली बात तो ये है कि मैं ये इस बात से एग्री करता हूँ आमिर ज़िया साहब की कि जितना बड़ा भी क्राइसिस हो, ये आपको ज़हनों में रखना चाहिए, जितनी बड़ा भी इख्तलाफ हो, जितना बड़ा भी टूट फूट हो, जब तक इमरान खान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फाइनली एक पेज पे होगी। और वो इस वजह से होगी कि सारों को पता है कि वोट बैंक इमरान खान का है। सबको पता है कि बैरिस्टर गोर जो हैं वो हो सकता है काउंसलर भी ना बने, शेर अफजल मरवत हो सकता है एमपीए भी हार गए जाएं एमएनए अगर इमरान खान की सपोर्ट ना हो। और इस वक्त जब वो जेल में हैं तो सारे जो हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन बहरहाल जो ये मैंने सारी बातें की ये मौजूद है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मुज़ाकरात, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ज़िंदगी में 28 साल में उतने अपने मुखालफों से उनको नहीं हुई, उनके यानी मेरा मतलब है कि नाकामी, या आप समझ लें कि किसी पुलिस रात से पार ना करना या कुछ, जितना वो अपने फैसलों से हुई है। अच्छा। मिसाल के तौर पे कि जब आप बात करते हैं दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ना, अपनी ख़त्म करना, कौमी असम्बली से निकलना, और फिर मीर जाफ़र मीर सादिक से 9 मई तक, ये तहरीक इंसाफ में 95% लोग, मैं उस वक़्त उनका गवाह हूं कि 95% लोग जो थे वो तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को रोकते थे, और 5% वो थे, और मजे की बात है वो 5% वही थे जो कहते थे चढ़ जा सूली राम भली करेगा। बहरहाल लीडर जो मेन सियासतदान होता है या कायद होता है उसका ही विजन होना चाहिए, लेकिन वो जो 4-5% थे वो पहले हल्ले में ही पार्टी छोड़ गए और उनकी वजह से गलत फैसले हुए। फिर तहरीक इंसाफ हमेशा से ये ज़हनों में रहे, तहरीक इंसाफ हमेशा से ही, खा वो आरिफ अलवी फार्मूला हो, खा वो ऐवान सदर की मुलाकातें हों, खा वो जन बाजवा को उस वक़्त शॉर्ट और लॉन्ग एक्सटेंशन हो, खा वो मोहम्मद अली दुरानी फार्मूला हो, खा वो बुशरा बीबी के ज़रिए पीछे से जो बातचीत हो कि आप बाहर चले जाएं, घर बैठ जाएं, माइनस पार्टी की आदत छोड़ दें, और या आप क्या उसको कहते हैं कि 9 मई की मनसूबा साजी मानकर आप इस पे माजरत कर लें। खा फवाद चौधरी वाला फार्मूला हो जब वो एक दरमियान में रहा हुआ, खा वो क्या उसको जो खैर खा ग्रुप है वो हो, खा वो नईम लोधी साहब वाला, खालिद नईम लोधी साहब वाला फार्मूला हो, कोई भी हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट
ये बातचीत होती रही, और खा असद कैसर साहब या ये जो एक 3 रुकनी 4 रुकनी, ये तो अब बनी है ना, ये 3-4 लोग जो, जिसमें उस वक्त परवेज खटक बाद में निकल गए, लेकिन उसके बाद जो वो लोग बैकडोर राब्ते कर रहे थे, वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करती रही, किसी ना किसी तरह राब्ते में रही, या उसकी ख्वाहिश रही कि वो बातचीत करे। और ये सिर्फ तरीके इंसाफ नहीं है, ये हमारे यहाँ एक ग्राउंड रियलिटी है मुजम्मिल भाई के। जब आपको याद होगा कि इमरान खान हुकूमत में थे, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह थे, 26 नुकात उनका एक था वो फार्मूला, और उसमें 26 नुकात पर वो पीडीएम चला रहे थे, और उसमें गो कि एक नुकता ये भी था कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से आउट रहे। लेकिन मौलाना साहब ने किससे डीलें की थी और धरना कॉल ऑफ किया था? जन फैज हमीद से। जरदारी साहब किसको कह रहे थे कि मुझे फार्मूला बनाने वाले कहते हैं फार्मूला बनाओ, और मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ फिर मैं फार्मूला बनाता हूं फौज एस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से। शहबाज शरीफ साहब कहां पहुंच के फरमा रहे थे कि मैं इलेक्शन से पहले वजीर आजम बन चुका, काबीना के नाम फाइनल हो चुके वहां। मलिक अहमद साहब कहां दरमियान में ब्रिज कर रहे थे, जुबैर उमर कहां, लेकिन इस वक्त तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात तो तहरीके इंसाफ, और फिर आखिरी 2 जुमले, सिर्फ आखिरी मुजम्मिल भाई, तो वो उस वक्त भी ये कहते थे कि ये तो इमरान खान हुकूमत तो सिलेक्टेड है, कुटपुतली है, बात तो उनसे हम करेंगे जो असल हैं, और उनसे मुज़ाकरात होंगे, और वो उनसे ही करते रहे और फवायद भी लेते रहे। नवाज शरीफ साहब का लंदन जाना वगैरह वगैरह, तो ये भी यही कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ हर दौर में, खा उसका फ्रंट पे क्या भी रहा, बयानिया रहा, लेकिन बैकडोर उसने हर दौर में मतलब और बातचीत होती है। हर दौर में ये एंगेजमेंट जो है वो उनकी जारी रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अंबर, आप क्या समझती हैं, ये जो एक पब्लिक परसेप्शन है वोटर में या उनके सपोर्टर में, वो तो यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और दूसरी चीज़ ये कि वो कॉर्नर ही इसलिए हुए कि इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई उनके लिए कि उनकी कबूलियत ही ख़त्म हो गई। अभी आपको जिससे ग्रीवेंस और गिला हो उसी से आपने बात करनी हो, और ये कहना हो कि किसी सियासी प्लेयर से हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी सपोर्ट में या परसेप्शन में? अब देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जब वो इज्जत दो का नारा लगाया, आप देखें बाई इलेक्शंस भी जीत रहे थे, उनकी मकबूलियत भी थी, उन पर बातचीत भी हो रही थी, तो जाहिर है ये जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान है, और ये हमारा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत में भी एक, मैं तो कहूंगी कि प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तजाद है, क्योंकि वोटर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया उनको बहुत पसंद है। उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्रोमाइज कहीं हो जाता है तो मकबूलियत भी आपकी गिरने शुरू हो जाती है, तासुर भी आपका बदल जाता है। अब मगर मसला जो दूसरा एक कॉन्ट्रडिक्शन का मसला ये है कि अगर आपको ताकत में आना है तो फिर आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अब आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब की मिसाल ही आप ले लें कि एक तरफ वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने की भी बात करते हैं, मगर वो साथ साथ पेशावर को कमांडर के साथ मुलाकात भी करते हैं, क्योंकि जरूरी है वो रिलेशनशिप भी जारी रखनी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, इसको जाहिर है वोटर कितना डिसहार्टन होगा। अब जाहिर है वो तो उनका सपोर्टर, हमें मालूम है कि उनका कोर सपोर्टर है, जो वो कुछ भी कर लें वो डिसहार्टन वैसे भी नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन मैं कहूंगी कि पीपल ऑन द फेंस जो 2024 अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, जो देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, वो गए थे वोट डालने आउट ऑफ डिफायंस। सो आई वुड से कि वो वाला जो एक ऑन द फेंस जो सिंपथाइजर कह सकते हैं, वो शायद हो जाए, लेकिन कोर सपोर्टर जाहिर है वो तो वो कहेंगे बहुत अच्छी बात। अंबर, एक और चीज़, ये जो बात की जा रही थी कि जो मुख्तलिफ किस्म के बयानात पार्टी के अंदर से दिए जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा वोट जो है वो उनके एक्स चेयरमैन का है, जब तक वो हैं तो पार्टी है। ये कोई तारीफ़ी कलमात हैं किसी जमहूरी जमात के लिए कि वो सारी जमात एक शख्सियत के गिर्द घूमती है, और अगर वो शख्स नहीं है तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी? ये तनकीद तो पीटीआई बाकी जमातों पे करती थी, तो फ़र्क क्या रह गया फिर तीनों में? अब आप देख लें कि मरूसी सियासत पे भी बहुत तनकीद करती थी, लेकिन आप देख लें अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां आपको सबसे ज्यादा मरूसी सियासत की अकास आपको नजर आती है। बल्कि एक स्टडी भी हुई थी इसके हवाले से, और अब इनसे सवाल भी पूछा गया था, तो मान लिया उनके भाई को और हमने टिकट दिया था क्योंकि और कोई कंपेटिटर नहीं था, लेकिन ये रहने दे। इससे वही साबित होता है
कि ये सब ऑप्टिक्स होती है, कि तारीफ नहीं है। जाहिर एक सियासी जमात में आपको डेप्थ भी नजर आनी चाहिए, और ये जो डेप्थ के जो टेस्ट होता है वो इन्हीं मुश्किल हालात में ही होता है। दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम की बड़ी जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो गई, उनके साथ जो चैलेंजेस हुए थे कहीं वो नाकाम हुए थे और तितर बितर भी हुए थे, और उनमें भी फैक्शंस तो बने थे, काफली को आप देख लें। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार ये इस किस्म के चैलेंजेस आए और सींग उन्होंने लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फिर वो आपको फिर डेप्थ भी नजर आने लगी कि आपका सेकंड टियर, थर्ड टियर और एक तंजीमी ढांचा जिसकी बात करें, तो मेरे ख्याल में कि वो स्ट्रेंथ भी हो जाती है, आपको वो फिर नजर भी आता है। अभी भी आप देखें फैक्शंस हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में, आपको नवाज शरीफ का फैक्शन नजर आता है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का, और आपको ये भी नजर आता है कि जो लोग जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, इस वक्त दानियाल अजीज भी बात करें कि आखिरी दौर है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का, उनका मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, उसके बावजूद आपको उनको वो अपने आप को मेंटेन भी करते हैं। अब ये इमरान खान साहब का अडियाला जेल में रहकर एक कल्ट पर्सनालिटी बनाकर किस हद तक इसको चला सकेंगे, जाहिर है केपी में तो वही एक आपको एक मौका मिलता है, एक एवेन्यू प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपना तंजीमी ढांचा मजबूत कर सकते हैं। ये रेटरिक डिस्ट्रप्शन की पॉलिटिक्स और सड़क गर्म करने की पॉलिटिक्स कब तक चलेंगी? ठीक है, ये आपके नज़दीक जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। आमिर साहब, ये फिर अब क्लैरिफाई कर देना आवाम के लिए, देखने वालों के लिए। कुछ लोग जो 9 मई के रोज़ भी बाहर निकल आए, शायद कन्विंस हो गए होंगे इस रिटॉरिक से जिसकी बात हो रही है, अब आकर फिर क्या फैसला करें? ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात है जो कि चाहती है कि सियासत के बारे में एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए, और ये नहीं चाहती कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स में ख़त्म हो। अरे दिलचस्प 2-3 मुझे फिक्री मुगालते बड़े हमारे यहाँ फैलाए जा रहे हैं। एक तो हमें समझना ही चाहिए कि पीटीआई अपने खमीर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, पीटीआई अपने खमीर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात नहीं है। इसको फौज की सियासत में मुदाखलत पे इतराज नहीं है, इसको इस बात पे इतराज है कि फौज के जो पार्टनर इसके नजदीक हैं वो ईमानदार होने चाहिए। ये पीटीआई का बुनियादी तजाद है कि जिसकी वजह से फॉलिंग अपार्ट हुए ये लोग। ठीक है ना? ठीक है भट्टी साहब, ये अब जो नून लीग के हवाले से बात की जा रही है, अब पहले इसहाक डार साहब का डिप्टी वजीर आजम बनना और उसके बाद में राना सनाउल्लाह साहब को वफाक में लेके आना, इस पर आपका क्या एनालिसिस है? कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो एलिजिडली जो फैक्शन था वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और ये रिक्लेम कर रहा है वो अपनी ताकत को पार्टी के अंदर। आप अग्री करते हैं इस बयानिए से? देखिए, ये जो शाहों के देश से मतलब सऊदी अरब में आप उस वक्त देखिए ना कि अंदाज़ा सूरत हाल क्या थी कि नवाज शरीफ साहब चीन में थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, फिर वो हांगकांग गए और वापस पहुँच गए। उस वक्त चीन में थे और नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा दिलचस्प है, पहले बताया गया कि वो चीन की सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, दावत आई है, फिर कहा गया नहीं मेडिकल चेकअप है, फिर कहा गया नहीं फैमिली बिजनेस है, फैमिली टूर है, और वो फैमिली टूर ही था। एक्सपो उन्होंने विजिट किए, स्टील मिलें के दौरे किए, मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला बना के अब ज़ाहिर बेटों का कारोबार उन्होंने बेहतर करना है, और वो हुदैबिया और पेपर मिल और रमज़ान शुगर मिल के विजिट भी कर चुके हैं। काश वो पाकिस्तान स्टील मिल भी एक वक्त विजिट कर लेते, लेकिन बहरहाल वो वहाँ थे। जो छोटे उनके शाह हमारे हैं बादशाह सलामत, वो सऊदी अरब में थे बादशाहों की धरती में, और इसहाक डार भी वहाँ थे। अब क्या इतनी अर्जेंसी बनी थी, पहले इस पे आप गौर कीजिएगा, यहीं से ये सारा कुछ समझने में आपको मदद मिलेगी कि उसी दिन वहीं से नोटिफाई उन्होंने किया, और हालांकि ये कोई इतना बड़ा इख्तियारात वाला ओहदा भी नहीं था, नोटिफाई किया कि इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेरेमोनियल, और फिर उसके बाद हाँ जी, और उसके बाद और इतवार वाले दिन वापस आके भी कर सकते थे, जाने से पहले भी कर सकते थे। तो वहां उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई? एक, दूसरा राना सनाउल्लाह साहब, तीसरा मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के झटके से अभी तक सख्ते में और कौमे में है। कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि इमरान खान को जो मिलने वाली सारी सजाएं हैं वो गलत हैं? कभी आप सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि 8 फरवरी के इलेक्शन बेचे गए और खरीदे गए धांधली ज़दा इलेक्शन है? कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि नवाज शरीफ साहब की जो जिस सीट से वो जीते हैं, एक में तो हार गए थे, वो मशकूक सीट है, उन्हें वापस अवाम से रजू करना चाहिए? कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी
कि हमारा जो ये बंदी बंदाई हुकूमत है, ये हुकूमत थोड़ी अब आवाम हमसे वादों का ना पूछे, हम तो ये बंदी बंदाई को हम तो इसमें नोजल हैं भट्टी साहब। लेकिन ये मजमूई बयान है नून लीग का जो बयान आप कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अब आप देखिए नवाज शरीफ साहब की जो लॉन्चिंग थी ना, जो इमरान खान को माइनस करने आए थे, जो हीथ्रो एयरपोर्ट से शुरू, गुड टू सी यू हीथ्रो एयरपोर्ट, गुड टू सी यू सऊदी अरब, गुड टू सी यू यूएई, गुड टू सी यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, गुड टू सी यू लाहौर एयरपोर्ट, गुड टू सी यू मीनार पाकिस्तान, गुड टू सी यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, गुड टू सी यू इत्साब अदालत, गुड टू सी यू निगरान हुकूमत पंजाब, गुड टू सी यू मरकजी हुकूमत पंजाब, यानी पूरा निज़ाम नवाज शरीफ साहब को, और मीडिया गुड टू सी यू, तो पूरा निज़ाम नवाज शरीफ को, वो लॉन्चिंग फुस हो गई, ठुस हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि अब लोग ज्यादा थोड़े से आगे निकल गए, ढीलों को पता चल जाता है कि अब गए किस तरह थे, आए किस तरह। अब हुआ सूरत हाल ये हुई कि वो बंदा जो इस पार्टी को जितवाने आया था खुद हार गया मुबैना तौर पर, तो उसके बाद हुआ ये कि ये एक सख्ते और कौमे में आए, और उसके बाद हुआ ये कि ये बयानियां लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं, ये साख लेस हैं, इखलाकी बर्तरी लेस हैं, फार्म 45 फार्म 47 पीछा कर रहा है, और शहबाज शरीफ साहब का PDM 1 का जो परफॉर्मेंस है वो पीछा कर रहे हैं। तो अब करना क्या है? जाहिर है इस सिचुएशन में तो ये जिंदा नहीं रह सकते। इस सिचुएशन में अब ये फिर इन्होंने पहले शुरू किया कि सिलेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट, सिलेक्टेड जुडिशरी पे यलगार बोली जाए और एक बयानिया बनाया जाए। फिर इन्होंने ये शुरू किया कि हल्का हल्का पार्टी के अंदर रह कर भी इन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब कौन है, फलां कौन, औरंगजेब साहब कौन है, ये क्या है, वो क्या है। तो अब ये वापसी चाहते हैं अपने बयानिए, किसी ना किसी बयानिए पे आना चाहते हैं, इसको ऑप्टिक्स कह रहे हैं। और हाँ, और ये गुड कप बैड कप है, लेकिन ये सच है कि हाउस ऑफ नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शहबाज शरीफ के जो बच्चे हैं वो 1 पेज पे नहीं है। अच्छा, ये सच है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त 2 हिस्सों में है। ये सच है कि इसहाक डार साहब को बड़ा वो हर्ट कर रहे थे कि मुझे वजीर खजाना नहीं बनाया और अब मुझे तीसरी कुर्सी पे बैठना पड़ता है। तो और उनको वजारत खारजा भी वैसे नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत से दिलवाई थी, और उन्होंने अब वो पहली कुर्सी पे बैठेंगे। ये सच है कि नवाज शरीफ साहब चेक रखना चाहते हैं हुकूमत पे, और ये सच है कि अब नवाज शरीफ का ग्रुप हुकूमत में आ रहा है, जवेद लतीफ भी हो सकता है कोई ना कहीं हो जाए, लेकिन अब ये बयानिए के चक्कर में हैं, बयानिए पे जाना चाहते हैं, और साख और मकबूलियत वापस वो जो खोई हुई है उसके चक्कर में उसको वापस सारा कुछ हो रहा है। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अंबर साहिबा, आपका इस पर क्या व्यू है? क्योंकि ये बात तो ठीक है भट्टी साहब की कि अगर राना सनाउल्लाह साहब जो पहले कह रहे थे कि इस फितने को कुचलना पड़ेगा, इनको पॉलिटिक्स से निकालना पड़ेगा, या ये रहेंगे या हम रहेंगे, अब वो कह रहे हैं कि टेबल पे बैठ जाएं, आपके तमाम मसले बशमूल आपकी जेल की सज़ा भी हल हो जाएंगे। ये इतना सॉफ्ट कॉर्नर कैसे आ गया, या प्रिंसिपल स्टांस है, क्या है ये? नहीं, देखिए, राना सनाउल्लाह एज इंटीरियर मिनिस्टर, राना सनाउल्लाह जो इलेक्शन हार गए हैं, ये 2 मुख्तलिफ लोग हैं। और जाहिर है जब वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, वजीर दाखिला भी थे, और PDM की हुकूमत थी, उस वक्त एक जो मुखालिफ जमात थी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो सड़कें गर्म कर रही थी, बार बार धमकियां दे रही थी कि हम इस्लामाबाद आ जाएंगे, और फिर लॉन्ग मार्चेस भी हुए और कई बार हुए। और ये इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शंस गुजर गए, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को भी मेरे ख्याल में कड़वा घूंट पीना पड़ा है, और राना सनाउल्लाह साहब जाती तौर पर नहीं इलेक्शंस जीते, तो अब दूसरी तरफ से सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि ये बड़ा दिलचस्प अब हमने देखना होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को सदर दोबारा से बनाया जाएगा, जो अब बनाया जा रहा है, इसहाक डार साहब को एक ओवरसाइट, मैं कहूँगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर, वजीर आजम बनाकर, उनको एक ओवरसाइट का एक ताकत भी दी गई है, जो रिप्रेजेंट करी है, जो नुमाइंदगी करी है नवाज शरीफ की, और एक असर्शन भी करी है। वैसे तो कोई एतराज बज़ाहिर तो खुलकर तो नहीं आया, क्योंकि जाहिर है एक सेरेमोनियल रोल है, इसमें क्या करना है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे ये जाहिर है कि जो बका की जंग है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की, वो संजीदा जंग है। अंबर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर यह कहा कि अगर वो रिश्तेदार ना भी होते, शरीफ खानदान से उनका ताल्लुक ना भी होता डार साहब का, तो वो इतने काबिल हैं
कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जाए? अब डिप्टी पीएम का काम क्या है पहले तो वो तो बता दें, आइन में कहाँ जगह है डिप्टी पीएम की और क्यों बनाया जाता है? ये एक आप किसी को आप खुश करने के लिए करते हैं कि आधा वजीर आजम बना दिया, जो बतौर वजीर खजाना जो उनकी कारकर्दगी रही है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें थी, बशमूल मैं कहूंगी जो फौज थी, वो नहीं चाहते थे वो वजीर खजाना दोबारा बने। अच्छा, तो उनको अकोमोडेट तो किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि शायद मेरा जी ठीक है। आमिर साहब, आप भी यही समझते हैं कि चूंकि वजीर खजाना वो नहीं बन सके, इसीलिए फिर जो दूसरी आसामी उनके लिए खाली की गई वो यही थी? पहली बात ये समझने की कि ये जो तकरीरी हुई है उसका मकसद आप ये लें कि शहबाज शरीफ साहब क्या जरा सा कमजोर हुए हैं, वो जरा सा नहीं काफी कमजोर हुए हैं। क्योंकि अगर कोई तवक्को रखता है कि डार साहब सेरेमोनियल तरीके से कोने में बैठ जाएंगे, जो उनकी तबीयत का जारहानापन है और जिस तरह से वो चीजों को पुश करते हैं, मतलब आप समझते हैं कि शहबाज साहब पहले कमजोर नहीं थे, अब मजीद हो गए, वो माशाल्लाह मजीद कमजोर हो गए, आप खुदा क्या कहें और किसके साथ कहें, ठीक है ना, एक बात हुई है। ठीक बात है कि लोग कह रहे हैं ये जो एक मफरूजा है कि जी इनकी काबिलियत डार साहब की, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। क्योंकि बतौर वजीर खजाना पीडीएम के दौर हुकूमत में ये पाकिस्तान के तारीख नाकाम तरीन खजाना साबित हुए थे, और इसके ऊपर कोई शक्शुबानी ऐसी कोई कारकर्दगी हो कि उनको एलिवेट करके आप जी वजीर खारजा बना दे, जिसका तो कोई तजर्बा नहीं। वजीर खारजा बनते ही इन्होंने 2-3 सेल्फ गोल किए कि वो बरतानिया चले गए, इन्होंने मतलब वहां मिलने का वक्त नहीं दिया, और मतलब अब्दुल बासित जैसे जो हमारे कहते हैं ना आजमाए हुए लोगों ने कहा आप मतलब वो ना करें, मतलब मजाक ना उड़वाएं, पाकिस्तान का बद ना उड़वाएं कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, वहां जाकर आप वहां मिलना चाह रहे हैं। इसी तरह बगैर सोचे समझे उन्होंने भारत से तिजारत की बात कर दी। पाकिस्तान का जो वो था मौकफ है कि जी जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को रोल बैक नहीं किया जाता, हम भारत से नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। वो भी सवालिया निशान है। तो अब वो क्या करेंगे बताए, उनमें क्या काबिलियत है सिवाय इसके कि ठीक है समझी है, उनका इत्मीनान उनको नवाज शरीफ साहब का है। मैं तो इस तरह भी इंटरप्रेट करता हूँ कि जो पेशकदमी नवाज शरीफ साहब दोबारा करना चाह रहे हैं सियासत में, उसका एक तरह से इंडिकेशन है। ठीक है। और उसका मकसद ये होगा कि आने वाले दिनों में विद इन CMLN साथ बढ़ेगा। और जो नवाज शरीफ साहब एक मिजाज रहा है कि जी जो फिर वो बयानिए की बात करें, हैरत होती है ऐसी भी आती, किस बयानिए की बात कि भाई आप तो इंतजार में आपको अपने एस्टैब्लिशमेंट से क्या किस बात से लड़ेंगे आप? पहले एस्टैब्लिशमेंट ने आप पे एहसान किया कि आप मुल्क से बाहर चले गए, एहसान किया कि आप माशाल्लाह इक़्तिदार में आ गए, एहसान किया कि आपकी बेटी जो है वजीर आला नहीं। वो बाजवा साहब ने हल्फन कह दिया, मेरा उसमें रोल नहीं था, आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ने एहसान किया। देखिए वो फर्ज ने कहा ना हल्फन, एस्टैब्लिशमेंट फर्ज नहीं होती है। एस्टैब्लिशमेंट जो होती है एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब उसमें फर्ज का बात फर्ज को नहीं पता होता, मुशर्रफ साहब को नहीं पता था कि क्या नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब आप ट्रस्ट कर रहे हैं उनको इस बात पे कि उन्होंने मैं ना ट्रस्ट करूँ ना डिस्ट्रस्ट करूँ, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। और शरीफ खानदान को तो बाजवा साहब के पैर धो के पीने। सही पॉइंट आ गया आपका। उनकी जो वापसी हुई है इसी बुनियाद पर हुई है। सही मतलब ये पेशकदमी है नवाज शरीफ साहब की। बटी साहब लास्ट मिनट है, एक और जो मुद्दा है उस पर जरा कॉमेंट कर दें कि PTI मुज़ाकरात की तरफ कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। मौलाना साहब मिलियन मार्च की बात कर रहे हैं, आपको लगता है उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ के, या वो भी किसी ना किसी तरह टेबल पर आ जाएंगे? मौलाना साहब दुखी दिल के साथ इस वक्त मैदान में है कि क्या होता अगर बाकियों ने बहती गंगा में हाथ धोए थे तो मुझे क्यों नहीं धुलवाए गए? क्या होता अगर बलूचिस्तान हुकूमत दे दी जाती? क्या होता अगर सदारत दे दी जाती? क्या होता कि 2-4 मेन वजारतें दी जाती? क्या होता कि मुझे इंपॉर्टेंस दी जाती जब आप सारा कुछ कर रहे थे? तो अब मौलाना साहब इस मोड में हैं कि उनको पता है कि उनकी जो पार्टी है वो डाई डाउन हो रही है। तो मौलाना साहब इस वक्त बिल्कुल चारों फ्रंट पे लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़ीरक सियासतदान है, किसी मौके पे भी यू टर्न मार सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो जब उनसे इर्द गिर्द से उनसे पता किया जाए या उनसे मिला जाए तो वो इसी मोड में है कि इस मर्तबा अपोजिशन करूंगा। ठीक है, इस मरतबा अपोजिशन के मोड में। वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, आमिर ज़िया साहब, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। और इस सारी गुफ्तगू का जो क्रक्स है वो यही है कि PTI को दरअसल एक लीडरशिप का क्राइसिस, चूँकि कम्युनिकेशन लाइन भी मुश्किल है और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ गिरोह बन चुके हैं, तो एक चैलेंज ये रहेगा कि उसको किस तरह एक पेज पर रखना है। और दूसरी चीज़, हुकूमत में जो तब्दीली हम देख रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब का जो फैक्शन है अकॉर्डिंग टू द पैनल, उनकी पेशकदमी का एक इंदिया जो है वो दे रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।